इतना बोलते के साथ ही उस बंदे ने हमारे एमसी के ऊपर बड़ी तेजी से फायरबॉल का अटैक कर दिया होता है और हमारा एमसी अपनी वेपन स्विचिंग स्किल को एक्टिवेट करके अपने हाथ में एक वेपन को पहन लेता है और फिर बड़ी तेजी से उस फायर को पंच मारता है, जिससे कि वह सभी फायर दूर हट जाते हैं और अचानक से उसके पीछे आके उसको एक किक मारता है, जिससे कि वो दूर जाके गिर जाता है और कांपती आवाज में कहता है, तूने तो सच में मेरे को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर उसका दोस्त कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तू अपने आप को और भी ज्यादा इम्बेरस करवाना चाहता है, अब अपना मुंह तू बंद कर। और वह अपने सभी टेल्स को एमसी को देते हुए कहता है, चैन किन्मो, हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास बस इतने ही है, मुझे उम्मीद है कि तुम इन सभी टेल को एक्सेप्ट कर लोगे। हमारा एमसी उसको लेकर अपने मन में कहता है, तो फाइनली मेरे को बिना कुछ करे 120 टेल मिल चुके हैं, इन बेवकूफों ने तो सच में मेरा काफी सारा समय बचा दिया है। और वह उनसे कहता है, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। एमसी की बात सुनकर वो लोग बड़ी तेजी से भागने लगते हैं और फिर पहले वाला बंदा कहता है, क्या मैंने जो देखा वो सही है? क्या एक वैग्रेंट क्लास के स्टूडेंट ने सच में टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हरा दिया? सच में ये वैग्रेंट क्लास कितना ज्यादा अमेजिंग है। स्टूडेंट चैन किन्मो, अगर तुम किसी टीम को बनाना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो और तुम हमारे टीम के लीडर भी बन सकते हो। फिर एक लड़की उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, आखिर वो तुम्हारे साथ किस प्रकार की टीम बनाएगा? वह अभी यहाँ पर आइटम को कलेक्ट करने आया, तो हमें उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। वो लड़का कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। एमसी कहता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी प्रीवियस लाइफ जैसा है। मेनलैंड में जिसके पास स्ट्रेंथ होती है सभी लोग उस बंदे से डरते हैं, और अब जबकि मेरे पास स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मिशन के बीच में आने वाला है। फिर हमारा एमसी अपने मिशन को देखता है और उसमें लिखा होता है कि आपको 400 टर्टल के टेल कलेक्ट करने हैं और साथ ही में आपको ब्लैक बैम्बू फिशिंग रॉड भी चाहिए। और वह अपने आसपास इतने सारे टर्टल को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो लगभग 200 के आसपास टर्टल है, मेरे को इन सब के टेल कलेक्ट करने में पूरी रात लगने वाली है। और फिर वह उन सभी टेल को कलेक्ट करने लगता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, हमारे एमसी ने रात भर मेहनत करके सभी टर्टल के टेल को कलेक्ट कर लिया होता है और वो कहता है, तो फाइनली अब मेरे पास 400 टर्टल के टेल हो चुके हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक हिडन मिशन है, क्योंकि मेरे को इन सबको कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। मेरी सारी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। और वह अपने सिस्टम विंडो में अपने बारे में देखते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इस चीज को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। हमारा एमसी कहता है, जैसे ही मैंने अपने 6 स्टेट पॉइंट को अपने एजिलिटी में यूज किया, जिससे कि मेरी एजिलिटी का पॉइंट 100 हो गया और मेरी कॉम्बैक्ट पावर अभी 10,000 के बराबर है। मुझे इस बात का डर है कि फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने मेरी जितनी अचीवमेंट को हासिल किया है। तो अब जबकि सारी चीजें रेडी हो चुकी है तो मेरे को जाना चाहिए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और उस नॉइस वेपन को भी तो कलेक्ट करना है। फिर हमें मॉलिंग यूनिवर्सिटी की ओर दिखाया जाता है और एक लड़का कहता है, क्लास मॉनिटर, क्या आप सच में उस चैन किन्मो को हराना चाहते हो? क्या आप सच में इस बारे में सीरियस हो? क्लास मॉनिटर यानी कि डियोंग वो कहता है, ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट भी हमारे जैसा ही है, लेकिन उसकी स्किल हमसे बहुत ही ज्यादा है, तो अगर हमें उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो फिर हमें एक बहुत ही अच्छे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो उसको हरा सके। और मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, मैं अभी उसी पर्सन से मिलने के लिए जा रहा हूँ और उसके द्वारा मैं चैन किन्मो को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर उसके साइड वाली लड़की कहती है, क्लास मॉनिटर, मैंने पहले ही अपने कुछ साथियों को उसके पीछे लगा दिया ताकि वह उसके ऊपर नजर न रखे। अगर वह वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो फिर वह लोग हमें उसके बारे में बता देंगे। डियोंग कहता है, बहुत अच्छे, तुमने इस बार सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मैं अब चैन किन्मो को उस बंदे से लड़वाना चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, क्लास मॉनिटर, क्या आप उस गो यानफे की बात करें? और वो लड़का कहता है, हाँ मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ। उस बंदे के पास एक एस रैंक का टैलेंट है और साथ ही में उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। वह सिर्फ एक ही साल के अंदर लेवल 21 पर चला गया। वो अभी तक का हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। उसके साइड वाला लड़का कहता है, लेकिन रूमर के हिसाब से तो गु यानफे वह किसी का भी कहना नहीं मानता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और वह किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहता। तो क्लास मॉनिटर, आप उसको अपनी बात के लिए एग्री कैसे करवाओगे? आप उसको कैसे रिक्रूट करने वाले हो? डियोंग कहता है, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो पैसों को रिफ्यूज कर सके। अगर कोई पैसों को रिफ्यूज करता है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसको और भी ज्यादा पैसे चाहिए। हम उसको पैसे देंगे और फिर वो पैसों के बदले में हमसे काम करेगा। और वह जैसे ही आगे जाता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर वह ताली बजाते हुए कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम हमारे यूनिवर्सिटी के हेवन प्राइड स्टूडेंट हो। तुमने तो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा फायरबॉल का एक्सप्लोड कर दिया। गु यानफे उसकी ओर देखते हुए कहता है, ओ मैं तो यहाँ पर काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और इरादे से आए हो। तियानिया में जो रिसेस फैमिली है, तुम उसकी यंग मास्टर हो और इतनी अमीर फैमिली का यंग मास्टर आज यहाँ पे क्या करने आया है? डियोंग
कहता है क्लासमेट गू, अब जबकि तुम मेरे इंटेंशन के बारे में जान ही चुके हो तो फिर मैं तुमसे सीधी बातें करता हूँ। मैं तुमको रिक्रूट करना चाहता हूँ। मैं अभी एपोकलिप्स वर्ल्ड में जाने वाला हूँ एक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, तो मेरे को तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए। गू यानफे कहता है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डियोंग कहता है लेकिन क्लासमेट गू, मैंने तो अभी तक अपनी बात फिनिश ही नहीं की। मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ तो फ्री में थोड़ी ना हेल्प मांग रहा हूँ, बदले में आपको मैं रिसोर्सेज दूंगा। क्या आप अपने क्लास को चेंज नहीं करना चाहते हो? आप अपने क्लास को अगर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज होंगे मैं आपको वो सभी रिसोर्सेज लाके दूंगा, बस बदले में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। गू यानफे वहाँ से जाते हुए कहता है नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अब मैं तुमको अपना एक प्लान बताता हूँ। कल शाम को एक लड़का मिला था, वो लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, उसने हम सबको बुली किया है, वो सच में बहुत ही बेकार था। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको एक अच्छा लेसन सिखाओ। अगर तुम उसको एक अच्छा लेसन सिखाते हो तो बदले में मैं तुम्हारी किसी भी एक कंडीशन को पूरी कर दूंगा। वो लड़का बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस है, उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से बुली किया और साथ ही में वह सिर्फ अभी लेवल 14 पर है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा, अगर हम तीनों एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करें तो फिर वह हम तीनों को ही हरा देगा। हम तीनों उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन गू यानफे उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे को यहाँ से जाना है। और डियोंग कहता है इतना ही नहीं, वह अभी सिर्फ वैग्रेंट क्लास के बारे में सुनकर तो डियोंग एक पल के लिए रुक जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? वह अभी वैग्रेंट क्लास का? इंटरेस्टिंग, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि इस पूरी सिटी में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरे लायक हो, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे लायक है। तो फाइनली इतने दिनों बाद कोई ऐसा अपोनेंट मिल चुका है जो मेरे से अच्छे से फाइट कर सके। फिर हमको जाओ फैमिली फिशिंग स्टोर की ओर दिखाया जाता है। हमारा एमसी अंदर एंटर करते हुए कहता है हे शॉपकीपर, मेरे को यहाँ पर एक फिशिंग रॉड चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई बेस्ट क्वालिटी का फिशिंग रॉड होगा? और अपने मन में कहता है हिडन मिशन के हिसाब से मैंने टेल तो कलेक्ट कर लिया, अब मेरे को बस एक अच्छी सी फिशिंग गियर चाहिए। अगर मेरे पास एक्सीलेंट फिशिंग गियर होगी तो फिर मेरे को ज्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली है। लकीली मेरे पास अभी 100 गोल्ड कॉइन है और मैंने ये सभी गोल्ड कॉइन उन तीनों बेवकूफों से लिया है। मेरे को अपने स्कूल से जो रिवॉर्ड मिला था मेरे को उनको भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और शॉपकीपर जो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो कहता है लिटिल ब्रदर, यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, तुम डिस्प्ले में देख सकते हो सभी आइटम के उस साइड में उसके प्राइस लिखे हुए। तुमको जो आइटम चाहिए मेरे को बता देना और मैं वो आइटम तुम्हारे लिए निकाल के दे दूंगा। और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि एक और बेवकूफ यहाँ पे आ चुका है जिसके पास काफी सारा पैसा है। इन लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, इनको पता होना चाहिए कि फिशिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है फिशिंग गियर। फिशिंग गियर की हेल्प से ही तुम अच्छे से फिश को पकड़ पाओगे। और फिर हमारा एमसी डिस्प्ले में सभी आइटम को देखने लगता है और शॉपकीपर से कहता है शॉपकीपर, यहाँ पर जितने भी फिशिंग गियर है इनकी क्वालिटी ज्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे को इन्हीं सभी से काम चलाना पड़ेगा। तो ठीक है फिर अब तुम मेरे को ब्लैक बाम्बू फिशिंग रॉड दे दो और साथ ही में उसमें हाई ग्रेड के धागे लगा देना जिससे कि वो बिल्कुल भी ना टूटे। शॉपकीपर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये चीज पॉसिबल भी कैसे हो सकती है, इसने तो इतने कम समय में सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगा लिया। और इसके बातों से ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्सपर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिशिंग का कोई बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक्सपर्ट है क्योंकि ये अभी यंग है और क्या इसके पास सच में इतनी ज्यादा नॉलेज है। और वह एमसी से कहता है मेरा नाम जू है और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी फिशिंग फैमिली से आते हो। एमसी कहता है नहीं, मैं किसी भी फिशिंग फैमिली से नहीं आता हूँ, तुम ये समझ लो कि फिशिंग करना बस मेरी हॉबी है। और वह अपने मन में कहता है आखिर इस पर्सन को क्या हो गया, कहीं इसने मुझे कुछ गलत तो नहीं समझ गया, क्या इसको ऐसा लगता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। और शॉपकीपर एमसी से कहता है यंग मैन, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में मेरे को देख के लगता है कि तुम फ्यूचर में एक बहुत ही बड़े फिशरमैन बनने वाले हो, तो मैं तुमको एक डिस्काउंट देता हूँ, तुम किसी भी आइटम को ले सकते हो और उसके लिए तुम्हें बस 10 गोल्ड कॉइन देने होंगे। और वह अपने मन में कहने लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह फिशिंग फैमिली से हो या ना हो, वो एक फिशरमैन है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, कम से कम मैं उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश तो कर सकता हूँ। और एमसी से कहता है तुम फ्यूचर में फिशिंग करके जो भी कुछ आइटम लाओगे तुम उस आइटम को मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उस आइटम को बेचने के बाद बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और सामने देखते हुए कहता है मैंने अभी सी टर्टल टेल को कलेक्ट कर लिया और मेरे पास फिशिंग गियर भी आ चुके हैं, तो बस अब एक ही चीज है जिसकी मेरे को जरूरत है। जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है और उस आइलैंड में 60 घंटे बाद जो मॉन्स्टर होता है यानी कि हिडन बॉस वो चेंज होते रहता है और उसकी पावर भी हमेशा बढ़ती रहती है। सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसे वो मॉन्स्टर मरता है तो उसे एक स्पेशल आइटम ड्रॉप होता है, मेरे को वही स्पेशल आइटम चाहिए। इतना बोलते के साथ ही वह पानी के अंदर कूद जाता है, जो देखकर बाकी के बंदे वहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या कोई बंदा इसके अंदर कूद गया, इस लड़के को इसको अपने
अपनी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। इस एपोक्लिप्स लैंड के अंदर जितना ज्यादा खतरा बाहर है, उससे ज्यादा खतरा तो पानी के अंदर है। पानी के अंदर सिर्फ तुम 2 ही मिनट तक सर्वाइव कर पाओगे। जैसे ही 2 मिनट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तुम वैसे ही मारे जाओगे। और पानी के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है जो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होते रहेंगे। वो मॉन्स्टर तुम्हें पकड़ेंगे और बड़ी क्रूएलिटी के साथ तुम्हें मार देंगे। सच में ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। इसको ऐसा लग रहा है कि बाहर की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो पानी के अंदर चला गया। इस लड़के को तो कुछ मालूम ही नहीं है क्योंकि यह अभी फ्रेशर है। इसकी इतनी हिम्मत की अकेला इस सी के अंदर चला गया। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है बिग ब्रदर अब हम क्या करें, वो लड़का तो पानी के अंदर चला गया, क्या हमको भी उसके पीछे जाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। उसका साथी कहता है वैसे तो अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजर है, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए और मुझे ऐसा लगता है कि इस सी के अंदर ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, तो फिर हमें इसके अंदर जाना चाहिए। फिर उसका दूसरा साथी कहता है मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से हम बिना किसी की नजरों में आई इस पानी के अंदर जा सकते हैं। और फिर वे किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं और पत्थर के पीछे छुपकर हमारे एमसी को देखे जा रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है अभी के लिए हम इसको यहीं से देखते रहेंगे, वैसे भी ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा है, यह हमसे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। अगर ये हमारे सामने भागने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसको बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हम इसके ज्यादा पास चले गए तो फिर हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। डी होंग ने हमें बहुत ही ज्यादा पैसे दिए इसके ऊपर नजर रखने के लिए, तो हो सकता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसके नजरों में बिल्कुल भी नहीं आना। फिर उसका साथी कहता है ठीक है बिग ब्रदर हम यहीं पे छुपे रहेंगे और फिर उसको देखते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़का कहीं भी चले जाए वो हमारे नजरों से बिल्कुल भी गायब नहीं होने वाला है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और कहता है तो फाइनली मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। और उसके सामने एक फॉर्मेशन बनी होती है, जैसे वो जमीन के ऊपर अपना पैर रखता है वहाँ का जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते हुए आसमान में ग्रीन कलर की कोई चीज आने लगती है। एमसी उसको देख के कहता है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ। इतना बोलते के साथ ही उसने अपने एक वेपन को सामने ले आता है और हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। ये एक स्टिकी रेडियो एक्टिव डस्ट है जिसका लेवल 13 होता है और ये एक इलाइट मॉन्स्टर है। हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है स्टिकी रेडियो एक्टिव डस्ट काफी लंबे समय बाद मिले है, लेकिन वो जो डस्ट होता है वो हमारे एमसी के अटैक को बीच में ही रोक लेता है और फिर हमारे एमसी के ऊपर लगातार अपने अटैक करने लगता है, जो देखकर एमसी कहता है इसने तो शुरू में ही अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया। जहाँ तक मुझे याद है अगर मैं इसके इस अटैक से हिट हो गया तो फिर मेरी जो स्पीड है वो 30% से कम हो जाएगी और साथ ही में मेरा जो हेल्थ है उसका 50 पॉइंट भी कम हो जाएगा। मैं अपनी करंट पावर के साथ इसको हिट करूंगा तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी के लिए मेरे को बस इससे दूर रहना पड़ेगा, कुछ भी करके मेरे को इस अटैक से बचना पड़ेगा। और वो जो मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, फिर हमारे एमसी ने अपनी वेपन स्विचिंग की हेल्प से अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को ले आता है और फिर उसके ऊपर अपना एक पॉजेसिव स्किल रिपल स्लैश मारता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के लगातार एचपी कम हो जा रही होती है और वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का स्मोक रिलीज करने लगता है। हमारा एमसी उसको देख के कहता है अरे ये तो रेडियो एक्टिव क्लाउड है, एक बार तुम इसके चपेट में आ जाओगे तो फिर तुम्हारी जो हेल्थ है वो हर सेकंड कम होती रहेगी। ये इस बॉस मॉन्स्टर का एक स्किल है और इसके पास ऐसे ही करके काफी सारे स्किल है, जिसकी वजह से हम इस बॉस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाते। लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर की एक कमजोरी है और वो है स्पीड। ये बॉस मॉन्स्टर की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। और इतना बोलते के साथ ही उसने अपनी मशीन गन को सामने ले आता है और अपने मशीन गन से उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है, जिससे कि उसके ऊपर लगातार डैमेज आ रहा होता है। और फिर अचानक से उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। जैसे ही वो पत्थर उसके ऊपर गिरता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के अंदर वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। हमारा एमसी उसके पास जाता है और कहते हैं तो फाइनली मैंने इस चीज को कर दिया। हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक वेपन होता है सिस्टम, उस वेपन के बारे में बताता है। इसका नाम वाटर वाइन स्टाफ है। इसकी वजह से आप 50% डैमेज दे सकते और ये आपकी इंटेलिजेंस को 8 पॉइंट से बढ़ा देगा। साथ ही में इसका लेवल 20 है। आप इस वेपन की हेल्प से पानी के अंदर सांस ले सकते हो। एमसी उस वेपन को पकड़ के कहता है वेल ये इतना भी बुरा नहीं है, इसका इफेक्ट बिल्कुल मेरे प्रीवियस लाइफ जैसा है। अब जबकि मेरी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर मेरे को जाना चाहिए उस डार्क शैडो मॉन्स्टर को मारने के लिए। मैंने ये सारी प्रिपरेशन इसलिए की है ताकि मैं मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी हरा दूं। बट हमारे एमसी को कुछ फील होता है और वह अपने मन में कहता है क्या वह लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं कब से देखे जा रहा हूँ, वो लोग कल शाम से मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या उन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैंने उसको नहीं देखा? चलो देखते हैं कि वो लोग कितना मेरा पीछा करते हैं। और फिर हमारा एमसी पानी के अंदर चला जाता है और उसका स्टाफ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वह पानी के अंदर सांस ले पा रहा होता है। हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, वो दोनों पानी के अंदर
अंदर खड़े होते। उनमें से एक कहता मैं अब इसे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मैं 4 घंटे से पानी में खड़ा हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन भी खराब होने लगी है। दूसरा बंदा कहता है वो लड़का कहाँ चला गया, क्या वो लड़का यहाँ से भाग गया? फिर पहले वाला बंदा कहता है नहीं ये तो पॉसिबल भी नहीं है, आखिर वो लड़का कैसे भाग सकता है? यहाँ पर आइलैंड के उस साइड तो पानी है और अगर उसको जमीन के ऊपर जाना है तो फिर उसको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी मॉन्स्टर ने मार दिया? दूसरा बंदा कहता है अगर उसको किसी मॉन्स्टर ने मार दिया तो फिर हमें जाके देखना चाहिए, हम उसके मरने का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेंगे। और फिर वे दोनों आइलैंड में हमारे एमसी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन दोनों को कहीं भी नहीं मिलता है, जो देखकर वो दोनों कहते हैं डैम वो लड़का कहाँ चला गया, कहीं वो लड़का गायब तो नहीं हो गया? हमने इस आइलैंड का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया बट फिर भी वो लड़का हमें मिला नहीं। फिर उनमें से एक को हमारे एमसी का नाम पता चलता है और उसको पता चलता है कि हमारा एमसी का नाम चैन किन्मो होता है, जो देखकर वो बंदा घबरा जाता है और कहता है अभी हम जिसका पीछा कर रहे थे वो तो चैन किन्मो था, सिट हमने तो किसी बहुत ही बड़े बंदे को ऑफेंड कर दिया, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसने अपनी सारी तैयारी कर ली होती है और वह जा रहा होता है मच्छी पकड़ने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा आगे जा पाता है उसको दिखता है कि पहले से ही वहाँ पर कोई पर्सन बैठा होता है जो मच्छी पकड़ रहा होता है। हमारा एमसी उसकी लेवल और क्लास देखने की कोशिश करता है बट उसका लेवल और क्लास एमसी को कुछ भी नहीं दिखता है, जो देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या इस बंदे का लेवल मेरे को दिख क्यों नहीं रहा, क्या ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिस्टम भी इसके लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा? वो पर्सन एमसी की ओर देखता है और कहता है यंग मैन क्या तुम भी यहाँ पर फिशिंग करने आए हो? तुम मेरे पास आ सकते हो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तुम यहाँ पर बैठ के फिशिंग कर सकते हो। हमारा एमसी उसको कुछ भी नहीं कहता और फिर वह उसके पास आके बैठकर अपने फिशिंग करने की तैयारी करने लगता है और वो पर्सन एमसी से कहता है यंग मैन तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें आसानी से टेक डाउन कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ फिशिंग करने आया हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने आया हूँ, तो मेरे को इस बंदे से कोई भी लेना देना नहीं है।